पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन मिंग की फाइट जो थी वो उस क्रिएचर के साथ हो चुकी थी। जो क्रिएचर बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था, वो चेन मिंग को अच्छी टक्कर भी देता है, साथ ही साथ उसको मारा भी इतनी आसानी से नहीं जा सकता। उसकी जान जो थी वो असल में ग्रेडियन एम्पायर के एम्पायर के साथ जुड़ी हुई थी। अगर एम्पायर मारा तो वो भी अपने आप मारा ही जाएगा। तो कांग युई यहाँ पर एम्पायर को मारने के लिए चली जाती है। उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन कांग युई ने जो भी टेक्निक वगैरह चेन मिंग ने उसको सिखाई थी, उन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो एम्पायर के साथ फाइट करती है और उसकी जान लेने में कामयाब भी हो चुकी थी, जिस वजह से वो क्रिएचर भी मारा जाता है और चेन मिंग एम्पायर के चंगुल से आजाद हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सेट का जो कोर्टयार्ड था उसके अंदर चेन मिंग, स्वॉर्ड इमॉर्टल और वो एल्डर तीनों आपस में बैठे होते हैं। स्वॉर्ड इमॉर्टल थोड़ा सा उदास लग रहा था, तो चेन मिंग उससे पूछते हैं कि क्यों, क्या सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं ठीक कर सकूं। तो जो भी है छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर स्वॉर्ड इमॉर्टल जो था वो कहता है कि हाँ मतलब प्रॉब्लम तो है, लेकिन बताने के लायक की नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, इसे बताना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सुनकर एल्डर जो था वो चेन मिंग से कहता है कि छोड़ो इसको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में स्वॉर्ड इमॉर्टल क्यों टेंशन में है। वो जल्दी किसी को भी अपनी बात बता ही नहीं रहा। स्वॉर्ड इमॉर्टल अपने ही अंदर की फीलिंग से यहाँ पर लड़ रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। यही वो चीज है जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट तरीके से गिरते जा रही है। ये सुनकर चेन मिंग हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, कौन सी चीज के बीच में ये कंफ्यूज है और किसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो एल्डर बताता है कि ये किसी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि स्वॉर्ड इमॉर्टल के ही मास्टर स्वॉर्ड सेंट की वजह से हो रही है। स्वॉर्ड सेंट बहुत ही सालों से दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था, लेकिन फाइनली अब वो बाहर आ चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वॉर्ड सेंट ने अब अपनी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल में मास्टरी हासिल कर ली है। वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है और हर बार जब वो स्ट्रॉन्ग बनता है तो स्वॉर्ड सेंट की जितनी भी कल्टीवेशन और स्वॉर्डमैनशिप की स्किल होती है ना, वो किसी खास बंदे को ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन ये करने के लिए स्वॉर्ड सेंट को पहले हराना पड़ता है। जो भी स्वॉर्ड सेंट को हराता है, स्वॉर्ड सेंट की सारी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल उस बंदे के पास आ जाती है। तो इसी बात के टेंशन में ये स्वॉर्ड इमॉर्टल है कि वो यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट को हराकर उसकी स्वॉर्डमैनशिप वाली टेक्निक हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि असल में स्वॉर्ड सेंट तो उसका मास्टर है। तो ये अपने मास्टर के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता। उसको डर है कि वो अपने मास्टर के सामने हारेगा तो वो खुद को तो शर्मिंदा करेगा ही, बल्कि अपने मास्टर को भी शर्मिंदा कर देगा। इससे ना तो उसको स्वॉर्डमैनशिप की स्किल मिलेगी, बल्कि उसकी बेइज्जती भी हो जाने वाली है। एल्डर स्वॉर्ड इमॉर्टल को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डर रहे हो इस फाइट से। अगर तुम इतनी ही ज्यादा डरोगे तो जीतना दूर की बात है, इज्जत तक के नहीं बचा पाओगे। तो तुम्हें सबसे पहले ये डर अपने दिमाग से निकालना चाहिए फाइट का। कियान चेन मिंग के पास आकर कहती कि मैंने भी स्वॉर्ड सेंट के बारे में सुना है, वो बहुत ज्यादा कमाल का बंदा है और उसकी स्वॉर्डमैनशिप भी बहुत अच्छी है। एक काम करो, तुम भी ट्राई करो, क्या पता तुम्हारी किस्मत चल जाए और उसकी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल तुम्हारे पास आ जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन चेन मिंग यहाँ पर उस स्वॉर्ड इमॉर्टल से कहता है कि देखो, मैं स्वॉर्ड सेंट को तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम इस फाइट के बारे में इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम स्वॉर्ड सेंट को अपने मास्टर की नजरों से देख रहे हो, उसको बिल्कुल एक अपने अपोनेंट की नजरों से देखो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अपने मास्टर से लड़ने का। जब भी तुम उसको मास्टर की नजरों से देखोगे ना, तुम्हारे कदम अपने आप ही लड़खड़ाने लग जाएंगे और तुम फाइट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने उसको अपोनेंट की तरह देखा तो तुम बड़ी आसानी के साथ स्वॉर्ड सेंट को हरा सकते हो और इस चीज को करने में कोई उतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं आएगी। एल्डर जो था वो यहाँ पर चेन मिंग से कहता है कि चेन मिंग, तुम्हें पता भी है कि स्वॉर्ड सेंट कितना खतरनाक है। आज से कुछ साल पहले स्वॉर्ड सेंट की एक बंदे के साथ फाइट हुई थी। उस फाइट के दौरान बहुत ही खतरनाक अटैक करने की वजह से स्वॉर्ड सेंट की जो स्वॉर्ड थी ना वो ही टूट गई थी और उसके बाद से स्वॉर्ड सेंट ने शैटरिंग स्वॉर्ड टेक्निक सीखा, जिसकी मदद से वो इमरजेंसी के टाइम पे अपनी स्वॉर्ड को ही किसी बॉम्ब की तरह विस्फोट कर सकता है और वो इतनी खतरनाक अटैक होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये स्वॉर्ड इमॉर्टल अपने स्वॉर्ड सेंट मास्टर को हरा पाएगा? दोनों की कल्टीवेशन में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन मुझे एक चीज काफी अच्छी तरह से पता है कि पिछली बार जब तुम्हारी और चेन मिंग की फाइट हुई थी ना, तो उस फाइट के दौरान इस स्वॉर्ड इमॉर्टल की पावर काफी हद तक के इंक्रीज हुई थी। तो चेन मिंग, मैं क्या सोच
सोच रहा हूँ कि तुम वापस से स्वॉर्ड इमॉर्टल के साथ फाइट करो और तुम दोनों की जो फाइट होगी इससे हो सकता है कि स्वॉर्ड इमॉर्टल और ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बना ले और अच्छी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल उसको हासिल हो। स्वॉर्ड इमॉर्टल भी चेनमिंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम मेरे साथ फाइट करो, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और उसके बाद मैं जाकर अपने मास्टर से फाइट कर पाऊंगा। लेकिन चेनमिंग यहाँ पर कियान से कहता है कि कियान चलो हो जा शुरू, मैं जैसा कहता हूँ ना तुमसे तुम वही करना। इसके बाद चेनमिंग जो था वो स्वॉर्ड इमॉर्टल से कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा जिसको करने के बाद तुम बड़ी आसानी के साथ अपने मास्टर के साथ फाइट कर पाओगे और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। उस टेक्निक का नाम है ब्रेकिंग हेवन एंड अर्थ। जो सुनकर सभी हैरान रह जाते कि क्या सच में चेनमिंग के पास ब्रेकिंग हेवन एंड अर्थ वाली टेक्निक है। ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। चेनमिंग अपनी पावर की मदद से एक ही अटैक सीधा आसमान की तरफ ही कर देता है। शुरुआत में ये अटैक लगने से तो वहाँ पर कुछ भी ऑरा नहीं निकला था, तो ये देखकर एल्डर चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग सब ठीक तो है ना, तुमने अटैक किया लेकिन कोई ऑरा नहीं निकला, लगता है ये अटैक तो फुसकी निकला। लेकिन चेनमिंग कहता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, जरा एक बार आसमान की तरफ नजरें तो उठाकर देखो। तो जैसे ही सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं वहां पर एक भयंकर सा धमाका हो जाता है और ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसमान के अंदर ही छेद हो चुका था और हेवन तक के जाने का रास्ता वहां पर खुल गया होता है। पूरा आसमान यहाँ पर ब्रेक हो चुका था, इतनी खतरनाक वो टेक्निक थी जो देखकर एल्डर और स्वॉर्ड इमॉर्टल दोनों खड़े खड़े ही एकदम शॉक्ड में जा चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। चेनमिंग ने एक अटैक करते हुए सीधा आसमान में ही छेद कर दिया। इतना खतरनाक अटैक तो हमने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। ये वाला अटैक करने में कियान ने चेनमिंग की हेल्प की थी, उसी की मदद से चेनमिंग ने ये वाला खतरनाक अटैक कर पाया था। चेनमिंग स्वॉर्ड इमॉर्टल से कहता है कि खुद पे भरोसा रखो, जब तुम खुद पे भरोसा रखोगे ना तो आसानी से सारी चीजें तुम करके दिखा सकते हो और तुम अपने मास्टर को भी हरा लोगे और उसकी सारी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल तुम्हारे पास आ जाएगी। ये सुनकर एल्डर और स्वॉर्ड इमॉर्टल चेनमिंग से कहते हैं कि चेनमिंग एक छोटी सी रिक्वेस्ट और बच, क्या तुम हमारे साथ वहां पर चलोगे ताकि तुम देख सको कि किस तरह से वहां फाइट होती है। अगर तुम चलोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर चेनमिंग कहता है कि ठीक है मैं चाहूंगा तुम्हारे साथ। एल्डर तो अभी भी बस आसमान को ही देख रहा था। काश अगर ये अटैक चेनमिंग ने जमीन में किया होता ना तो जमीन फट गई होती और बड़ा सा होल हो जाता जमीन के पूरा एंड पॉइंट तक के। ऐसी दुनिया बन जाती जिसके अंदर बस इंसान गिरता ही रह जाता सदियों तक। क्या ही कमाल की ये टेक्निक थी, काश मैं भी ये टेक्निक सीख लिया होता। लेकिन जमीन में होल बनने के बारे में सुनकर चेनमिंग को याद आता है कि अरे यार मैं तो फिर से भूल गया कि वो जासूस अभी भी खुदाई कर रहा होगा। नहीं मुझे जल्दी से उसके पास जाना चाहिए, वो लगता है कि आधी दुनिया खोद दिया होगा। जिसके बाद चेनमिंग उसी गड्ढे के पास आ जाता है जहाँ पर से जासूस ने खोदने की शुरुआत की थी। कियान कहती कि मुझे तो लगता है कि 20-25 किलोमीटर इस जासूस ने खोद दिया होगा, काफी टाइम हो गया हमने इस जासूस के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। चेनमिंग सोच रहा था कि अरे यार आखिर ये कितना बेवकूफ हो सकता है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, मैंने बस इसको थोड़ा सा खोदने बोला था कि ओल्ड मास्टर की यहाँ पर लाश मिल जाए, नहीं मिलती तो इसको खुदाई बंद कर देनी चाहिए थी ना, ये तो खोदता ही रह गया। इसलिए चेनमिंग जल्दी से जासूस के पास आता है और जासूस जैसे ही उसको देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मास्टर आप यहाँ पर आ गए, कैसा लगा मेरा काम आपको, मैंने कितनी अच्छे से खुदाई की है ना, जैसा कि खुदाई करने के लिए आपने मुझे कहा था। चेनमिंग जल्दी से जासूस को जाकर पानी और शराब वगैरह देता है। बेचारा वहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया था तो शराब पीकर उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। वो जासूस चेनमिंग से कहता है कि आपने मुझे ये दिया है ना, अब तो मैं और ज्यादा अच्छे से खुदाई करूंगा, जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने मेरी हमेशा से हेल्प की है तो मैं आपकी हेल्प कैसे नहीं करूंगा। शुरुआत में जब मैं खुदाई कर रहा था ना तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं कैसे इसको खोद पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए मुझे मोटिवेशन मिला और मैं इस चीज की खुदाई में लग गया। आपकी वजह से ही मुझे किसी एक काम के ऊपर फोकस करना आया और अब तक मैं यहाँ पर करीब 50 किलोमीटर खोद चुका हूँ। चेनमिंग और कियान दोनों एकदम शॉक्ड में जा चुके थे कि भाई साहब अकेले बंदे ने 50 किलोमीटर जमीन कैसे खोद डाली। लगता है कौन सा इसको मोटिवेशन मिल गया था जिसने इसको सुपर ह्यूमन में बदल दिया। जासूस चेनमिंग से कहता है कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मैं बिल्कुल लॉयल हूँ मैं अपने सेक्ट मास्टर के लिए, तो उनकी कही हुई बात को मैं नहीं डालूंगा। वो उठने बोलेंगे तो मैं उठूंगा, बैठने बोलेंगे तो जिंदगी भर बैठा ही रहूंगा। जो सुनकर चेनमिंग भी
बेचारे की तारीफ कर देता है कि चलो इतना मेहनत की है तो तारीफ करना तो बनता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे बिल्कुल खुश किया है, तुम्हारे इस काम से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चनमिंग को यहाँ पर आने के बाद कई सारे अलग अलग तरह के क्रिस्टल वगैरह भी दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे थे। जासूस तो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या है, लेकिन देखने में तो ये बहुत अच्छी चीज लग रही है। चनमिंग जैसे ही उन क्रिस्टल वगैरह को उठाकर देखता है वो समझ जाता है कि ये लाखों करोड़ों साल से रखे हुए क्रिस्टल हैं जो अपने आप ही इस गहराई के अंदर तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती वगैरह भी माने जाते हैं। ईयान और जासूस कहते हैं कि चनमिंग क्या आपको लगता है कि ये बहुत कमाल का ट्रेजर होगा, मेरी इतनी ज्यादा खुदाई कुछ काम आएगी क्या? तो चनमिंग कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये है ना बहुत ही कमाल का, एक हिसाब से ये ट्रेजर ही है जिसके पीछे तो दुनिया मरती है और ये बहुत ही रेयर दिखाई देता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी हाँ जासूस, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक अच्छा सा काम है। मैं तुम्हें एक नया टास्क देता हूँ, तुम उस टास्क पे काम करना और खुदाई का काम तुम बंद कर दो। जिसके बाद सारे के सारे लोग वापस से वहां पर महल में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद चनमिंग जो था वो जासूस से कहता है कि मैं चाहता हूँ ना तुम आसपास के इलाके और जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाओ, वहां तक का एक प्रॉपर नक्शा बनाकर मेरे लिए लेकर आ। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे से आसपास के इलाके में कौन लोग रहते हैं, उनका इलाका कितना बड़ा है और वो लोग किस तरह से रहते हैं। मुझे उनकी सारी ए से लेके जेड तक के अच्छे से डिटेल्स चाहिए, क्योंकि मैं ना प्लान कर रहा हूँ कि आसपास का जितना भी इलाका होगा उन सब पे कंट्रोल हासिल करो। लेकिन ये करने के लिए मुझे पहले उस इलाके के बारे में जानना पड़ेगा। उनके बारे में अगर अच्छी इंफॉर्मेशन होगी ना तो उनके ऊपर कंट्रोल हासिल करना और सभी को वहां पर जाकर हराना इजी हो जाएगा। तो ये मेरा टास्क है छोटा सा तुम्हारे लिए, उम्मीद है कि तुम ये टास्क मेरे लिए कर दोगे। जो सुनकर तो जासूस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो चनमिंग से कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नक्शा बनाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मैं भी जाता हूँ और बहुत ही बढ़िया और एकदम डिटेल वाला नक्शा आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चनमिंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से जा रहे हो ना, लेकिन जाने से पहले एक काम कौन करेगा, जितनी भी तुमने खुदाई की है सारी खुदाई को लो, ये शवल और इसकी मदद से सारे गड्ढे को भर दो। भर कर ही यहाँ से जाना, वरना मैं सिंहासन पे बैठते बैठते ही नीचे गिर जाऊंगा। बेचारे जासूस को सदमा लग चुका था कि बाप रे 50 किलोमीटर खोदा था, 50 किलोमीटर वापस से भरने के लिए मिट्टी डालनी पड़ेगी। इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊंगा। इसके बाद अगले दिन चनमिंग जो था वो स्वॉर्ड इमॉर्टल और एल्डर के साथ वहां पर उसी मास्टर के ओर बढ़ना शुरू कर देता है। पूरा दिन वो सभी यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन अभी तक के स्वॉर्ड सेंट का घर नहीं आया था। काफी देर तक के चलने के बाद सभी को भूख लग जाती है, तो वो सारे के सारे लोग आराम करने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में आकर रुक जाते हैं। रेस्टोरेंट वाले चिल्ला रहे थे कि आज तो हमारे रेस्टोरेंट का उद्घाटन है, तो आज सारा खाना फ्री मिलेगा। इसलिए एल्डर और स्वॉर्ड इमॉर्टल तो उस खाने पर टूट पड़ते हैं। वो फटाफट से सारा उद्घाटन वाला ही खाना खा जाते हैं। आराम से पेट भरने के बाद तो अब अंधेरा भी होने लग गया था। तो चनमिंग कहता है कि मुझे ये जगह अच्छी लग रही है, हम यहीं पर रात गुजार सकते हैं और सुबह होते ही दोबारा से निकल जाएंगे। वहां पर उन्हें एक घर भी दिखाई देता है जो कि ऐसे ही वीरान लग रहा था और ये रात गुजारने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह होती है। लेकिन वहां पर आने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है और वो अभी से नहीं काफी टाइम से पीछा कर रहा है। चनमिंग समझ जाता है कि ये कौन हो सकता है, तो वो आवाज लगाते हुए कहता है कि सब के सब बाहर निकल कर आ जाओ, मैंने तुम लोगों को देख लिया है, तो अब और ज्यादा यहाँ पर छुपने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर चनमिंग के जितने भी साथी थे वो सभी एक के बाद एक करते हुए बाहर निकल कर आ जाते, क्योंकि सब के सब यहाँ पर चनमिंग का चुपके से पीछा कर रहे थे ताकि जान सके कि चनमिंग अकेले सबको बिना बताए कहाँ जा रहा है। उसने किसी को नहीं बताया था कि वो स्वॉर्ड इमॉर्टल के साथ स्वॉर्ड सेंट के पास जा रहा है, तो इसी वजह से सभी ने जासूसी करते हुए उसका पीछा ही करना शुरू कर दिया। सभी अपने अपने बहाने बनाने लगते हैं कि सेट मास्टर, हमें तो आपके लिए टेंशन हो रही थी तो हम यहाँ पर आ गए। बाकी लोग अलग बहाना बनाते। ज़ेन तो कहता है कि आप तो रास्ते में चलते हुए थक जाते ना, तो मैं पूरा सिंहासन ही उठाकर ले आया ताकि आपको आराम करने के लिए भी जगह हो जाए। चनमिंग तो परेशान हो गया था कि ये लोग तो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब इन लोगों को ऐसी वीरान जगह पर अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता, इन लोगों को साथ ही ले जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई ज्यादा शोर शराबा और मस्ती मत करना, बिल्कुल शांति से मेरे साथ चल सकते हो। सुनकर तो सब के सब एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सेक्ट मास्टर हमें भी अपने साथ ले जा रहे हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।